नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एकदम एक नई ऊंचाई दे रहे होंगे। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंदन। स्वागत करते हैं आपका लर्न एस्पायर आपका ही यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेक्चर 4 ले आए हैं मैटर यानी पदार्थ का। हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग पहला चैप्टर करवाया था, तो हम उसको एक में ही कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा मैटर का ये एक तरह से चौथा लेक्चर है। केमिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं। अगर आप लोग एसएससी, रेलवे, आरपीएफ, एएलपी, एनटीपीसी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साइंस यहां से आपको बेस्ट तरीके से कंटेंट मिलने वाला है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं और आप एक अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे रहेंगे, ये हम आशा करते हैं। और एकदम लगन से एकदम धुआंधार प्रैक्टिस करिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, केमिस्ट्री का लेक्चर 4 है और हमने 3 लेक्चर पहले निपटाया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे जाके वो 3 लेक्चर देख के आइए, तभी ये आपको लेक्चर समझ में आएगा, है ना, नहीं तो खोपड़ी से ऊपर जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं पदार्थ की हम बात कर लिए थे। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण हम देख लिए थे बढ़िया तरीके से। तो अब हम पदार्थ को क्लासिफाई करना स्टार्ट करते हैं, वर्गीकृत करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पदार्थ जो है यानी मैटर जो है, 2 तरह से इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। एक फिजिकल वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी एक भौतिक वर्गीकरण हो सकता है, एक रासायनिक वर्गीकरण हो सकता है। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस तो हम लोग पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो में हम आपको रासायनिक वर्गीकरण को देखने वाले हैं, है ना। आपको उसके बारे में बताने वाले हैं कि पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। देखिए पदार्थ का अगर रासायनिक वर्गीकरण करेंगे आप तो 2 तरह से कर सकते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण, यानी प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर में कर सकते हो आप। ठीक है, अब अगर शुद्ध पदार्थ को देखोगे आप तो उसका भी 2 वर्गीकरण हो जाता है। एक हो जाता है हमारा तत्व और एक हो जाता है हमारा यौगिक, यानी एलिमेंट एंड कंपाउंड हो जाता है। फिर अगर आप देखिएगा इधर हो गया अपना मिश्रण यानी मिक्सचर का भी 2 क्लासिफिकेशन यहां पर देखने को मिलेगा। एक होता है हमारा समाग्य मिश्रण और विषमाग्य मिश्रण, यानी होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। सभी को एक एक करके डिटेल्ड में देखने वाले हैं। और यहां पर मैंने अपना टोपी पहनना भूल गया, ठीक है, तो उसको भी पहन ही लेते हैं ना, अच्छा नहीं लगता भैया। अरे भैया टोपी कहाँ गया पता ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, बिना टोपी का ही आज है ना लपटा जाएगा सारी चीजों को। तो हाँ, तो 2 तरह का मिश्रण होता है, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। सभी को बारी बारी से सुपर डुपर हिट तरीके से हम लोग देखने वाले, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, अगर आप यहाँ आए हो ना तो बहुत मजा तरीके से आएगा। कंपटीशन का हर एक सवाल विज्ञान में आपका बनेगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूं। अच्छा, अब यहां पर तत्व और यौगिक हुआ था शुद्ध पदार्थ में, तो तत्व भी 2 प्रकार का होगा हमारा, एक होगा धातु और एक अधातु। इसमें एक और भी आप जोड़ सकते हो, उपधातु, यानी मेटलॉइड्स को भी जोड़ सकते हो। सभी को हम एक इंडिविजुअल चैप्टर जब स्टार्ट होगा, जब हमारा धातु अधातु स्टार्ट करेंगे, तब इसको बहुत ही डिटेल्ड में देखेंगे। और यहां से कौन कौन सा क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में, रेलवे में, एलपी में, एनटीपीसी में, सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, बस चैप्टर ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये हमारा अधातु आता है ना। और यौगिक के भी 2 प्रकार होते हैं हमारा, और ये चैप्टर को हम अलग देखेंगे जब कार्बन और उसके यौगिक वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, तब देखेंगे कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। सभी को हम इंडिविजुअल चैप्टर में देखने वाले हैं सुपर डुपर हिट तरीके से। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट अवर पदार्थ। और पदार्थ को हम फिजिकल क्लासिफिकेशन करके देखे, केमिकल क्लासिफिकेशन करके देखे। फिजिकल क्लासिफिकेशन में तो हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिए थे, ठोस, द्रव, गैस क्या होता है, उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें। जब ठोस से द्रव कैसे बनेगा, द्रव से गैस कैसे बनेगा, गैस से द्रव और द्रव से ठोस कैसे बनेगा। इस अगर कोई पदार्थ गैस से द्रव में जा रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अगर कोई द्रव से ठोस बन रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अगर कोई पदार्थ ठोस से डायरेक्ट गैस बनता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, और अगर कोई पदार्थ गैस से डायरेक्ट ठोस बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। बहुत अच्छे से इस बारे में डिस्कस कर लिए थे, वो पिछला वीडियो देखिएगा ना स्टूडेंट्स, तभी आपको समझ आएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको इसे नोट करना है तो कर लीजिए, फिर हम बारी बारी से सभी चीजों को देखते हैं। पहले हम शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक को देखते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट करेंगे प्यारे साथियों, फटाफट से। तो
आई होप आप स्टूडेंट लिख लिए होंगे। अब आगे बात करते हैं क्या है। अब शुद्ध पदार्थ, जैसा कि हमने अभी केमिकल क्लासिफिकेशन करना सिखाया, उसमें शुद्ध पदार्थ और मिश्रण थे, यानी हमारे प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद हम मिक्सचर की बात करेंगे। पहले प्योर सब्सटेंस का जितना सारा चीज है, सारा कंटेंट हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहां आप आए हैं तो बढ़िया से साइंस की प्रैक्टिस में करवा दूंगा, इतनी गारंटी तो मैं लेता हूं। आइए देखते हैं। शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जो एक प्रकार के ही कण से मिलकर बने होते हैं, यानी शुद्ध पदार्थ वो होता है जो एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। वही बात लिखा है, केवल एक प्रकार के कण से मिलकर बना होता है। और अगर बात करें तो ये किसी भी भौतिक प्रक्रिया से इसे अलग नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो भी परमाणु रहेगा उसको कोई भी भौतिक प्रक्रिया आप करवा दीजिए, कोई भौतिक प्रक्रिया से उस परमाणु को आप अलग नहीं कर सकते। वही बात यहां लिखा गया। और हमने ये बात आपसे की है कि शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार होते हैं, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। यानी तत्व बोले तो एक होता है हमारा एलिमेंट, है ना, एक होता है हमारा एलिमेंट, एक होता है हमारा एलिमेंट और एक होता है हमारा कंपाउंड, ठीक है। तो बारी बारी से देखते जाते हैं कि क्या होता है एलिमेंट्स में क्या क्या सारी चीजें हैं, पहले ये देखेंगे, फिर कंपाउंड के अंदर एंट्री हम लोग मार लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एलिमेंट क्या होता है, यानी तत्व क्या होते हैं, तो देखिए तत्व क्या होता है कि साधारण भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किसी सरल पदार्थ में न तो इसे तोड़ा जा सकता है ना, और न ही इसे बनाया जा सकता है। मतलब कोई भी तत्व होगा ना, उसको, उस तत्व को ना आप अलग नहीं कर सकते, है ना, समझ में आया। उस तत्व को आप अलग नहीं कर सकते, कोई भी प्रक्रिया द्वारा उस तत्व को आप अलग नहीं कर सकते, ये बात है। तो यही बात बोला है कि साधारण भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया किसी सरल पदार्थ में इसे तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे अगर Fe है, कोई तत्व है, जैसे कोई तत्व है जैसे Fe, आप उस Fe को तोड़ नहीं सकते, ठीक है ना, ये बात हो सकता है। तो ये होता है हमारा तत्व, समझ में आया। वही बात यहां पे लिखा है कि साधारण भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इसको सरल पदार्थ में आप नहीं तोड़ सकते। अगर Fe अगर रासायनिक सूत्र है तो Fe ही रहेगा, वो अलग आप कर नहीं सकते, ये बात है। अगर ये जो शब्द जो तत्व दिया गया है, यानी तत्व नाम का जो शब्द आया है, एलिमेंट जो आया है, यानी ये जो तत्व है, ये जो शब्द है वो दिया गया है रॉबर्ट बॉयल के द्वारा दी गई है, ठीक है, समझ में आया। रॉबर्ट बॉयल के द्वारा ये तत्व नाम दिया गया। आगे बात करेंगे कि जो तत्व होते हैं, अब जैसे आपको पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे हम इधर हट के और यहां पर आपको दिखा देते हैं, ये पूरे बोर्ड पर आपको रहा पीरियोडिक टेबल। यहां आपको पीरियोडिक टेबल में सारे जो यहां पर 118 जो दिख रहे हैं बॉक्स बॉक्स बने हुए, वो कुछ और नहीं, तत्व है, तत्व, समझ में आया। दिख गया आपको, दिख गया, मजा आ गया। हाँ, तो 118 तत्व में ना भैया सुनिए, 118 तत्व में कुछ मेटल होंगे, कुछ नॉन मेटल होंगे, कुछ मेटलोइड होंगे, है ना, कुछ धातु होंगे, कुछ अधातु होंगे, कुछ उपधातु होंगे। तो देखिए मेटल जो है, अभी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया, आवर्त सारणी दिखाया, उसमें 91 मेटल है। कितना मेटल है बताइएगा? 91 मेटल है, 20 गो नॉन मेटल है और 7 गो मेटलोइड्स है, ठीक है, ये बात है। टोटल मिला के 118 लगभग में एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो 118 है। बाकी अभी रिसेंटली में बहुत सारा तत्व खोजा भी जा रहा है। अब ये 118 तत्व में ना आपको बता दे 94 गो नेचुरल है, यानी एकदम नेचर में एग्जिस्ट करता है। वो आप जाइएगा ना, माइनिंग वगैरह होता है तो वो मेटल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो जो एलिमेंट है वो मिल जाएगा, यानी 94 जो है वो मैनमेड नहीं, वो नेचुरल तौर पर हमें मिलता है, यानी नेचुरल तौर पर एग्जिस्टेंस में आता है। और बाकी जो रेस्ट है वो उसको जो है ना लैब में तैयार किया जाता है, ह्यूमन के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा लैब में मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसीलिए बाकी जो है वो आर्टिफिशियल माना जाता है तत्व को, ठीक है। इसमें और सारी बातें हम करेंगे। तो हमारा जो एलिमेंट है, हमारा जो तत्व है, उसमें 11 जो है, 11 वो गैस है। अब 11 जो गैस है उसमें कौन कौन है, बहुत सारे बातें आ जाते हैं। जैसे जितना नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारा जो है आपको जो दिखा, ये सभी हमारे क्या है, गैसेस है। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, ये सारा। ऑक्सीजन कितना हुआ देखिए तो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। ये सारे क्या है,
ये सारे हमारे एलिमेंट्स में गिने जाते हैं, जिसमें 11 जो है ये हमारा एलिमेंट है। बाकी जो दो है, बाकी जो आपको दो दिख रहा है वो लिक्विड स्टेट में है। अब वो कौन है तो मैं यहां पर जगह यहां पे लिख देता हूं। बाकी जो दो लिक्विड है, बाकी जो दो लिक्विड आपको दिखा वो क्या है, एक है हमारा ब्रोमीन, एक है हमारा ब्रोमीन जिसे सिंबल Br से दिखाते हैं, और एक है हमारा मरकरी, एक है हमारा मरकरी जिसे सिंबल Hg से दिखाते हैं। ठीक है, अब ब्रोमीन को Br ही हम सिंबल में क्यों दिखा रहे हैं, मरकरी का सिंबल Hg ही क्यों होता है, सोडियम का सिंबल Na ही क्यों होता है, पोटेशियम का सिंबल K ही क्यों होता है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg ही क्यों होता है, इसके पीछे भी इतिहास रहा है, इसको भी बढ़िया से डिटेल में देखेंगे, बस कुछ देर वेट कर लीजिए। और बाकी जो है 11 गैस है ना, जो हमारा 118 तत्व है, 118 तत्व में 11 को गैस है, 2 लिक्विड है, और बाकी जो बच गया वो सॉलिड है। 105 सॉलिड माना जाता है ना। हाँ, तो इसमें हम आपको बता दिए 11 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ये सारे हमारे गैसेस में एग्जिस्ट करते हैं। 2 हमारा लिक्विड में करता है जो कि ब्रोमीन और हमारा मरकरी माना जाता है। ठीक है, और सिंबल इसका Br और इसका Hg ही क्यों होता है इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं है, क्योंकि वो उसका लैटिन वर्ड है, उसका जो है फर्स्ट या सेकंड लेटर लिया जाता है या दोनों लेटर लिया जाता है ना। तो ये सारी बातें अभी हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये रहा, दिस इज ऑल अबाउट तत्व। तत्व क्या होता है कि ये इसको रासायनिक या कोई भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा आप इसको सरलतम रूप में नहीं ला सकते, यानी इसको अलग नहीं कर सकते, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, और अगर हम बात करें तत्व जो होता है, ये तत्व 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमने बताया गैस में 11 होते हैं और लिक्विड में 2 होते हैं, और बाकी जो 105 रह गया वो सॉलिड में होते हैं। और अगर हम बात करें जो शब्द है तत्व, ये रॉबर्ट बॉयल के द्वारा दिया गया है। तत्व जो है ये 91 मेटल है तत्व में, जो अगर बात करें, क्योंकि तत्व तो कुछ भी हो सकता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट्स तीनों हो सकते हैं। तो हमारा जो तत्व है, तत्व में 91 मेटल है ना। उसके बाद हम बात करें 20 नॉन मेटल है और 7 जो है हमारा मेटोलाइट्स है। तो ये सारी छोटी जानकारियां आपको समझ में आ गई। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको गौर करिएगा, गौर फरमाइएगा। आगे हम बात करते हैं परमाणु, और सबसे इंपॉर्टेंट है परमाणु, क्योंकि अगर केमिस्ट्री नाम की जो बला है ना, वो परमाणु की वजह से ही है। अगर परमाणु नहीं रहता तो केमिस्ट्री भी नहीं रहती, और हम लोग बल्ले बल्ले कर रहे होते, डांस कर रहे होते, उलुलुलु उलुलुलु कर रहे होते है ना। लेकिन केमिस्ट्री यार जिंदगी में आके पूरा तबाह कर दिया यार केमिस्ट्री। अरे भैयों, ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री जैसा सुंदर चीज तो आपकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अब कैसे, तो आप गर्लफ्रेंड से प्यार करो, आप केमिस्ट्री से प्यार करो ना भाई। अब देखते हो यार गुलाबी, आप उसकी गुलाबी आंखों को देखते हो, लेकिन मैं तो देखता हूं फिलोनफेथलिन में हम बेस मिला देंगे तो पिंक हो जाता है, हम वो वाला गुलाबी देखते हैं, लेकिन आप उसकी गुलाबी आंखों पर ध्यान देते हैं। कैसे होगा काम, है ना। तो आइए देखते हैं परमाणु। तो केमिस्ट्री को ना आप अगर फील करके पढ़िएगा, अगर केमिस्ट्री को ही अपना गर्लफ्रेंड बना लीजिएगा, तो इससे बेहतर तो हमको लगता है कुछ है ही नहीं। बहुत मस्त चैप्टर है, अरे बहुत ही मस्त सब्जेक्ट है, इससे मस्त सब्जेक्ट तो क्या ही कहें। इसीलिए तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री स्टार्ट किए। चलिए, परमाणु, एटम क्या होता है। तो किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, और वही सूक्ष्मतम कण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वही परमाणु होता है। एक बार और मैं बता दूं, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वही परमाणु कहलाता है। आइए बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं, समझ के जाइएगा, टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, और अगर बात करें कि कोई भी तत्व आप उठा लीजिए, उस तत्व में समान प्रकार के परमाणु होंगे। जैसे अगर हम बात करें, अगर आप लोहा ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये लोहा है, ये मान लीजिए Fe का कोई है, Fe है, लोहा है, तो इसके अंदर आपको Fe के परमाणु, Fe के परमाणु, Fe के परमाणु ही दिखेंगे। मान लीजिए आप सोना ले लिए, इतना बड़ा टुकड़ा सोना का ले लिए, गोल्ड का ले लिए, तो गोल्ड का होता है सिंबल Au, तो इसमें Au यानी गोल्ड के ही परमाणु आपको नजर आएंगे। अगर मान लीजिए आपने चांदी का टुकड़ा ले लिया, तो इसके अंदर चांदी का सिंबल होता है Ag, तो आपको इसके अंदर सिल्वर के ही परमाणु दिखेंगे, कोई और परमाणु नहीं दिखेंगे। ये स्टेटमेंट तो सही कह रहा है कि समान तरह के तत्व में समान तरह के परमाणु नजर आएंगे। सोना का अगर कोई तत्व है तो उसके अंदर सोना का परमाणु, आपके पास अगर चांदी का कोई तत्व है तो चांदी का परमाणु, लोहा का तत्व है तो लोहा का परमाणु। समझ में आ रहा है। तो जिस एलिमेंट को आपने पकड़ रखा है उसके अंदर उसी का एटम आपको नजर आएगा। ठीक है,
सेम एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम एटम्स, ये बात याद रखिएगा। और अगर बात करें तो एटम के अंदर भी कुछ कुछ होता है भैया। एटम के अंदर जो चीज एटम, देखिए हमारे डाल्टन साहब आए थे, इसको हम इंडिविजुअल चैप्टर में देखेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जब ये चैप्टर करेंगे तब वहां देखेंगे उसमें क्या है। तो समझिएगा एक बात को मेरी, कि डाल्टन साहब बोले थे कि एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, एटम को आप तोड़ नहीं सकते। लेकिन अभी हम बात करें तो एटम को तोड़ा जा सकता है। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन सा होता है भैया? वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, हमारा होता है इलेक्ट्रॉन, और होता है हमारा प्रोटॉन, और एक होता है हमारा न्यूट्रॉन। ये तीन जो है एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल है। एटम के अंदर भी ये तीन चीज मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन को E नेगेटिव से, प्रोटॉन को P पॉजिटिव से, ये न्यूट्रॉन को N से हम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये है परमाणु। और अगर परमाणु की संरचना को देखें तो यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे, यहां पर जगह तो नहीं है, आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, तब हम थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं। जल्दी से नोट करिए, तो पहले जल्दी से फटाफट से। आई होप आपने नोट करा होगा। चलिए, आई होप आपने नोट करा होगा, कर लिया आपने। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पे लिखी गई है, जल्दी से नोट करिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए, हो गया। अब यहां पर परमाणु का ना थोड़ा संरचना समझ लीजिए आप, है ना, परमाणु का थोड़ा संरचना समझ लीजिए, जो काफी महत्वपूर्ण है ना। चलिए, बहुत सारे टीचर स्किप कर देते हैं, लेकिन स्किप नहीं करना चाहिए। जैसे मानिए ये हमारा परमाणु का संरचना, सबसे पहले हमारा ये होता है न्यूक्लियस। ये क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस यानी नाभिक होता है। ये हमारा पहला कक्षा, ये हमारा दूसरा कक्षा। ये परमाणु को जिस तरह से दिखता है 2D स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशन में देखे तो परमाणु ऐसा दिखता है, लेकिन 3 डायमेंशन में देखे ना तो परमाणु कुछ और ही तरह का दिखता है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्लस वाला साइन है, ये कुछ और नहीं, नाभिक है, यानी न्यूक्लियस है। इस नाभिक के अंदर दो चीज आपका मौजूद रहता है, एक हमारा होता है न्यूट्रॉन, एक होता है हमारा न्यूट्रॉन, और दूसरा होता है हमारा प्रोटॉन, इसके अंदर होता है। ये जो आप गोल गोल घेरा देख रहे हैं, गोल गोल जो घर देख रहे हैं, ये कुछ और नहीं, कक्षा है। क्या है? कक्षा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, या ऑर्बिट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब इस ऑर्बिट पर क्या घूमता है? इस ऑर्बिट पर कुछ और नहीं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। यानी क्या होते हैं? इस ऑर्बिट पर कुछ और नहीं, इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे E नेगेटिव से दिखाते हैं। तो ये हमारा रफली स्ट्रक्चर हो गया एटम का 2 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में देखोगे तो एटम कुछ और तरह का दिखेगा। 3 डायमेंशन में आप देखोगे तो एटम कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से देखिएगा। 3 डायमेंशन में आप देखो तो एटम कुछ इस तरह से आपको नजर आएंगे। ठीक है, 3 डायमेंशन में आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन 2 डायमेंशन में इसे देखो, ऐसा करने से ना स्टडी करना एटम के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहां पर बहुत आसानी से हम इसको देख पाएंगे, सारे चीज को बढ़िया से विजुलाइज कर पाएंगे, जिसकी वजह से एटम का स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से बनाना पसंद करते हैं। ठीक है, मजा आ गया? कोई बात नहीं, मजा आ गया होगा। अच्छा, और थोड़ा सुनिएगा, यहां पर आप जो दिख रहे हैं कि एटम का जो पूरा वजन है, एटम का जो मास होता है, वो पूरी तरह से उसके न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन के मास को हम नजरअंदाज कर देते हैं। अब मान के चलिए एक बोरा आपके पास गेहूं है, और एक बोरा गेहूं में से एक गेहूं निकाल दिए तो कोई फर्क पड़ेगा? जस्ट लाइक दैट, कि एक बोरा गेहूं जो है ना, वो एटम है, और उसमें से एक जो आपने गेहूं निकाल दिया, वो इलेक्ट्रॉन का मास होगा। तो समझ सकते हैं एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो एटम का प्रॉपर यानी कंप्लीट मास जो है न्यूक्लियस पर यहां पर भरा हुआ होता है, यानी न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यानी न्यूट्रॉन हम कहेंगे, न्यूट्रॉन यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या होता है? एटॉमिक मास, यानी मास नंबर होता है, यानी मास हो जाता है एटम का मास। डायरेक्ट 80 मास लिख दो, एटॉमिक मास। ठीक है, अगर आप एटॉमिक मास निकालना चाह रहे हो तो आपको उस एटम में निकाल लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, दोनों को जोड़ दो, वही हमारा मास नंबर या एटॉमिक मास हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना समझ लो। मास नंबर और एटॉमिक मास में थोड़ा डिफरेंस है, हम बताएंगे जब इंडिविजुअल चैप्टर पढ़ेंगे, बढ़िया से बताएंगे। तो आई होप इतनी छोटी सी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, तो जल्दी से फटाफट नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। परमाणु आपको समझ में आ गया कि ये जो है ना किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, और यही छोटा कण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यही छोटा, यही देखिए ससुरा, यही जो है परमाणु,
यही जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और हर एक तत्व में उसी तरह का परमाणु होगा। सोना में सोना का परमाणु, चांदी में चांदी का परमाणु, लोहा में लोहा का परमाणु, सोडियम में सोडियम का परमाणु, मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का परमाणु, किसी और का परमाणु नहीं होगा। सब एटॉमिक पार्टिकल यानी परमाणु के अंदर भी कुछ कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन कहां पे होते हैं, नाभिक क्या होता है, उसमें क्या क्या होते हैं, सब हमने आपको बता दिया। इसका जो चार्ज भी होता है कुछ, इसका मास भी होता है, वो सब इंडिविजुअल चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जल्दी से नोट करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं अणु क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अणु यानी हमारा मॉलिक्यूल और यौगिक यानी हमारा कंपाउंड, इसके बीच में डिफरेंस करते हैं। बहुत सारे यहां पर बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मैं पढ़ा रहा हूं ना। देखिए क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा परमाणु आपस में कंबाइन कर जाते हैं, केमिकली जुड़ जाते हैं, यानी रासायनिक बंध से जुड़ जाते हैं, दो या दो से ज्यादा परमाणु, तो वो अणु कहलाते हैं। अब दो या दो से ज्यादा परमाणु जुड़ रहे हैं, वो सेम तरह के भी परमाणु हो सकते हैं या अलग प्रकार के भी परमाणु हो सकते हैं, तो भी अणु कहलाएगा। मान लीजिए जैसे हमने आपको बताया, जब दो या दो से ज्यादा परमाणु आपस में केमिकली जुड़ गए तो वो हमारा अणु कहलाया। जैसे मैं एग्जांपल हम आपको देना चाहे तो आप कहोगे सर H2, Cl2, Br2, I2 है ना, N2, ये सारा अणु हो गया। तो भैया सुनिए, यहां पर दो हाइड्रोजन के परमाणु दिख रहे हैं कि दो हाइड्रोजन का परमाणु, एक हाइड्रोजन का परमाणु और एक और हाइड्रोजन का परमाणु मिला होगा तो हाइड्रोजन का अणु बन गया। उसी तरह से दो क्लोरीन का परमाणु मिला होगा तो यहां पर क्लोरीन का परमाणु बना होगा, ठीक है, सॉरी क्लोरीन का अणु बना होगा। लेकिन यहां पर सेम तरह के परमाणु दिख रहे हैं आपको, सेम तरह के परमाणु। तो मैंने कहा सेम तरह के भी परमाणु हो सकते हैं, अलग तरह के भी परमाणु अगर आपस में जुड़ेंगे तो वो भी अणु ही कहलाएंगे। जैसे यहां पर H2 सेम तरह के परमाणु से मिलकर बना है, Cl2 सेम तरह के परमाणु, Br2 सेम तरह का परमाणु, I2 सेम तरह का परमाणु, N2 सेम तरह का परमाणु। क्या हम अगर लिखेंगे HCl तो ये क्या परमाणु, ये जो है ये अणु नहीं हुआ, ये मॉलिक्यूल नहीं हुआ, ये भी मॉलिक्यूल हुआ। जैसे HNO3 बोले, ये भी अणु कहलाया जा सकता है। यानी HCl और HNO3, अभी आगे बताएंगे, HCl और HNO3 ये दोनों की तरह बिहेव करता है। वो आपको अणु भी होगा, ये आपका यौगिक भी होगा, अभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगर हम बात करें CH3, COOH, ये अणु भी होगा और यौगिक भी होगा, अभी बताएंगे। H2SO4 की बात करें, ये भी अणु भी होगा और ये यौगिक भी होगा। कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा भाई, वो स्टॉप हो जाइए कुछ समय के लिए, टेंशन मत लीजिए, हम आपको समझाएंगे। मैंने बोला अणु वो होते हैं जो दो या दो से ज्यादा परमाणु से रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में केमिकल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो वो अणु का निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। जैसे H2, Cl2, Br2, I2, N2, HCl, HNO3, CH3, COOH, H2SO4। तो सेम तरह के भी परमाणु हो सकते हैं, अलग भिन्न तरह के भी परमाणु हो सकते हैं। सेम तरह के भी परमाणु आपस में जुड़ेंगे रासायनिक बंध से तो परमाणु का निर्माण, सॉरी अणु का निर्माण करेंगे। अगर अलग अलग तरह के भी परमाणु आपस में जुड़े तो वो भी अणु ही कहलाएंगे, है ना। अभी समझ में आएगा, ये आप अणु तो समझ गए, रुक जाइए। यौगिक क्या होता है, ठीक है, यौगिक पहले समझा देते हैं तो कंफ्यूजन आएगा, तो हम आपको क्लियर करेंगे। देखिए, इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट अगर आपस में जुड़ेंगे और आपस में जुड़ने के बाद उनका जो मास का रेशियो होगा वो अगर फिक्स हो जाए तो वो हमारा यौगिक कहलाता है। जैसे एग्जांपल में ठोकते हैं, रुकिए सर रुकिए, टेंशन नहीं लीजिए। जैसे NH3, जैसे H2O, ये दोनों जो है यौगिक कहलाया जा सकता है और ये दोनों
अणु भी कहलाया जा सकता है। अभी रुक जाइए, ये दोनों में अंतर इसलिए हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो क्या बोला है कि ये दो या दो से ज्यादा तत्व से मिलके बने हैं, दो या दो से ज्यादा तत्व से मिलके बने हैं। देख लो इधर नाइट्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, दो तत्व से मिलके बना है। और इनका जो मास का रेशियो होगा वो फिक्स्ड रेशियो में होगा, यानी ये नाइट्रोजन का जो मास होगा, हाइड्रोजन का जो मास होगा, ये फिक्स्ड रेशियो में होगा। चाहे आप NH3 आप ब्राजील से ले आइए, या NH3 इंडिया से ले आइए, या NH3 कहीं और से ले आइए, कहीं से भी आप अमोनिया, NH3 को अमोनिया बोलते, कहीं से भी आप अमोनिया लेके आ जाइए, उसमें जो नाइट्रोजन का जो मास का रेशियो होगा और हाइड्रोजन को जो मास का रेशियो होगा वो फिक्स होगा। चाहे आप कहीं से भी ले आइए वो यौगिक को, वो कंपाउंड को आप चाहे कहीं से ले आइए। ये देखिए यहाँ पे वाटर की बात करते हैं, तो वाटर में जो हाइड्रोजन का मास होगा और जो ऑक्सीजन का मास होगा वो फिक्स्ड रेशियो में होगा। चाहे आप पानी नाला वाला पानी ले आइए, चाहे आप पिछवाड़ा जिससे धोया जाता है वो पानी ले आइए, चाहे आप जो पानी पीते हैं वो ले आइए, या फ्रिज से पानी ले आइए, नदी नाला पोखर कहीं से भी पानी ले आइए, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा। तो यही यौगिक कहलाता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे नाइट्रोजन का मास अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का मास होता है 14, ठीक है, और हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन है कितना हाइड्रोजन 3, तो हम लिखेंगे 3। तो इसका मास कितना निकल के आया 14:3 में इसका मास का रेशियो आया। चाहे आप अमोनिया हिमालय से लाइए या ब्राजील कंबोडिया कहीं से भी ले आइए, तो इसमें जो है ना नाइट्रोजन का मास 14 और हाइड्रोजन का मास 3, ये रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। तो यही हमारा यौगिक कहलाता है। वही बात इसमें हाइड्रोजन का मास होता है 1 लेकिन है 2, तो यहां पर 2 हो जाएगा रेशियो। ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो एक ही ऑक्सीजन है तो 16, ये कटेगा 1 टाइम, ये कटेगा 8 टाइम, तो यहां पर बनेगा रेशियो 1:8। ये भैया ये जो वाटर का जो मास का रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये कभी चेंज नहीं होगा। अभी मैंने बताया चाहे आप नाला से ले आइए पानी, पोखर से ले आइए, पिछवाड़ा जिससे धोया जाता है उसको पानी ले आइए, कहीं से भी पानी को आप ले आइए, उसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनके मास का रेशियो कभी चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यही हमारा यौगिक कहलाता है। समझ में आ गया? कोई टेंशन नहीं। तो ये था यौगिक, ये था अणु। अब कंफ्यूजन क्या होगा अब मैं आपको बताता हूं। देखो मैं अगर यहां पर समझा देता हूं, मान लो ये हमारा कंटेनर है, मैं 2 कंटेनर ले लेता हूं, ये एक कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर। मैं अभी एक बार में ही क्लियर कर देगा, अभी साढ़े बातों को क्लियर कर देगा। ये मान लो 1 kg का कंटेनर है, ये 2 kg का कंटेनर है, ये भी 2 kg का कंटेनर है। इसमें हमने पूरा भर के क्या रखा हुआ है, देखो इसमें हमने पूरा भर के क्या रखा हुआ है, इसमें हमने पूरा ग्लूकोज भरा हुआ है। क्या? ग्लूकोज भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ग्लूकोज इसके अंदर भरा हुआ है। ये भी हमारा, ये हमारा 2 kg का कंटेनर है, इसमें हमने एसिड भरा हुआ है H2SO4, है ना। इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड को भर रखा है। इसके बाद हमारा ये भी 2 kg का कंटेनर है, इसमें हमने क्या भर रखा है भैया? इसमें हमने वाटर भर रखा है, वाटर भर रखा है। समझ में अभी आ जाएगा, बस टाइम दीजिए। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। इसका रासायनिक सूत्र होता है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। यहां पर वाटर का सूत्र होता है H2O। ठीक है, तो अब सुनिए बात को। आप बताइए मेरे को, इसमें ये यौगिक होगा कि ये अणु होगा? सुनिए सुनिए सुनिए। किसी यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में घूम रहा हो वो अणु होगा। क्या बोला मैं? कोई भी यौगिक है, जैसे ये यौगिक है, इसमें 1 kg यहां पर हमने ग्लूकोज भर रखा है, या चीनी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 kg है। तो वो 1 kg में सबसे छोटा जो कण है, जो सबसे मुक्त अवस्था में उसके अंदर मौजूद है, वो सबसे मुक्त अवस्था में क्या मौजूद होगा? हम चीनी को लेंगे, यानी चीनी का जो है, ये चीनी का यौगिक है पूरा इसमें भरा हुआ, ठीक है। इस चीनी का ना यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होगा? सर ये जो यौगिक है, इस यौगिक जो दिख रहा है ये हमारा चीनी है मान लीजिए, तो चीनी का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होगा? चीनी का सबसे सूक्ष्मतम कण तो यही ना होगा, C12H22O11, यही ना होगा चीनी का सबसे सूक्ष्मतम कण। तो वो जो चीनी का सबसे सूक्ष्मतम कण है वो किस फॉर्म में है? ये मॉलिक्यूल ही तो हुआ। ये क्या हुआ? ये मॉलिक्यूल ना हुआ जी। हाँ, अब मजा आ रहा है,
तो ये यौगिक, कोई भी यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण, सुनिएगा, किसी यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में उपस्थित हो उसके अंदर, वो हमारा अणु होता है। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा था HCl, ये अणु भी हो सकता है, ये यौगिक भी हो सकता है। इसीलिए मैंने बताया HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये अणु भी हो सकता है, ये यौगिक भी हो सकता है। इसीलिए मैं बताया CH3COOH, ये अणु भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। तो यौगिक क्या हुआ कि जो फिक्स्ड रेशियो में मौजूद हो, ठीक है, मास का रेशियो मौजूद, मतलब उसका फिक्स्ड हो। और अणु क्या होगा, उस यौगिक का सबसे छोटा कण तो अणु ही ना है। क्या ये एक एटम है क्या? नहीं सर, ये 12 और 12 22 इतना, और ये इतना एटम से मिलकर बना है, तो क्या ये क्या हुआ, ये एटम हुआ? नहीं सर, ये तो अणु हुआ, क्योंकि एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना। सिमिलरली अगर बात करें तो ये हमारा 2 kg सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, ये तो पूरा यौगिक हो गया। लेकिन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का ये जो 2 kg है उसमें सबसे छोटा कण को पकड़ ले, तो सबसे छोटा कण सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा? अणु ही तो होगा, वो H2SO4 ही तो होगा, और क्या हो सकता है? ये देखो, ये परमाणु है? नहीं, ये तो अणु है, क्योंकि इसमें 2 3 और 4 8 यहां पर परमाणु है, तो एक से ज्यादा परमाणु अणु होता है। इसी तरह देखिए, यहां पर 2 kg वाटर है इसके अंदर, हम कहेंगे इसमें से सबसे वाटर का सबसे छोटा कण निकाल के लाओ, तो सबसे छोटा कण जो मुक्त अवस्था में मौजूद हो वाटर के अंदर, वो क्या होगा? वो H2O तो ही होगा। अब H2O क्या है? क्या है? क्या है H2O? क्या है? अरे भैया, ये अणु तो है। ये क्या रहेगा? अणु तो है। ये बहुत सारे टीचर नहीं पढ़ा रहे और बच्चा भैया कंफ्यूज है, ये बात होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अणु क्या है, यौगिक क्या है। अणु सेम तरह के भी परमाणु से भी मिलके बन सकता है, और अणु अलग अलग तरह के परमाणु से भी मिलके बन सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर HCl HNO3 ये सब अणु के साथ साथ यौगिक भी हो सकते हैं, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये आपको अणु और आपको यहां पर यौगिक, ये सब समझ में आ गया। फिर आगे हम बहुत अच्छे से बात करते हैं। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरा वगैरह चल रहा है ना सही से? हाँ, बहुत अच्छा से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ गया। देखिए, अब हम बात करते हैं जो बर्जेलियस, जैसे अभी मैंने आपको बात किया मरकरी, जैसे यहां पे देखिएगा, जैसे अभी हमने बात किया मरकरी, हमने बात किया सोडियम, हमने बात किया पोटेशियम, हमने बात किया मैग्नीशियम, देखते रहिएगा, हमने बात किया मैग्नीशियम। तो आप इसका सिंबल देखते होंगे, संकेत देखते होंगे। तो मरकरी का आप लिखते हो Hg, सोडियम का लिखते हो Na, पोटेशियम का लिखते हो K, मैग्नीशियम का लिखते हो Mg, एल्युमिनियम का लिखते हो Al, स्कैंडियम का लिखते हो Sc। ये कैसे हो रहा है भैया? तो ये जो सिंबल दिए कोई भी एलिमेंट का, वो दिए थे हमारे बर्जेलियस। तो बर्जेलियस के द्वारा जो है कुछ सिंबल दिया गया था एलिमेंट का, वो हम देख लेते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट। जैसे अब एक बात देखिएगा, कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट आपको दिखेंगे जो उनका ना फर्स्ट या सेकंड लेटर का कॉम्बिनेशन हमारा वहां पर उसका सिंबल बन जाता है। जैसे देखिए, मैग्नीशियम का फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर, देखिए यहां पर Mg बन गया। देखिए मरकरी का, देखिए अरे भैया मरकरी का तो अलग है, मरकरी का Me होना चाहिए लेकिन Hg है, ये कैसे हो गया? सोडियम का SO होना चाहिए लेकिन Na हो गया। पोटेशियम का PO होना चाहिए ना, तो K हो गया। ऐसा कैसे हो रहा है? तो ये सब लैटिन नेम है ना, ये सब लैटिन नेम के फर्स्ट सेकंड लेटर को लिया गया है। कुछ कुछ ऐसे हैं जो फर्स्ट सेकंड को ही ले लिया गया है। जैसे देखिए, जैसे एल्युमिनियम की हम बात करें, एल्युमिनियम की बात करें तो इसका ये फर्स्ट 2 लेटर ले लिया गया है Al, ठीक है। जैसे हम अगर और हम बात करें तो ऑक्सीजन की बात करें, देखिए ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का पहला O लेटर ले लिया गया है। तो कुछ का तो पहला दूसरा लेटर लेके काम चला लिया, लेकिन कुछ ऐसा है जो भैया उसमें तो एक अक्षर भी नहीं मिल रहा है। देखिए मरकरी में तो H है ही नहीं, लेकिन Hg कहां से आ गया? तो ये सारी बातें का खुलासा अभी होगा, लैटिन नेम से होगा कि क्या कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसका जो फर्स्ट और सेकंड, यानी जिसका जो सिंबल लिया गया है उसके लैटिन नेम के फर्स्ट और सेकंड वर्ड, यानी फर्स्ट और सेकंड लेटर से लिया गया। अभी आपको पता चलेगा। जैसे पहला हमारा इधर है एलिमेंट, इधर है हमारा सिंबल और इधर है उसका लैटिन नेम। तो अगर हम एंटीमनी की बात करेंगे तो इसका सिंबल होता है Sb, स्टेबियम है ना, स्टेबियम इसका हमारा लैटिन नेम होता है, इसीलिए इसका हमें लिया गया है पहला अक्षर और ये चौथा अक्षर, ठीक है।
समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है, यानी लैटिन नेम से क्वेश्चन आते हैं। कॉपर का है क्यूप्रियम, जिसको हम Cu से लिखते हैं इसका सिंबल, ठीक है, क्यूप्रियम, ठीक है, ओके। ये इसका लैटिन नेम है, ये हमारे दो अक्षर से लिया गया, यहाँ पर दो लेटर यहाँ पर पकड़ लिया है। गोल्ड का क्या होता है? एरम होता है, एरम, ARURM है, एक बार कंफर्म कर ले, सही है, AURUM होगा, AURUM। अब देखिए इसका पहला, यानी ये जो इधर में क्या लिख रहा हूं, ओफ ओफ सॉरी, गोल्ड का होता है AU और AURUM है ना, एरम, लैटिन नेम से देखिए इसका पकड़ लिया ये दो लेटर, है ना, ये बात है। आयरन का होता है फेरम, जिसको हम लिखेंगे Fe, इसका सिंबल होता है फेरम, FERRUM, फेरम। देखिए इसका दो लेटर पकड़ लिया शुरुआत का। तो कुछ कुछ लैटिन वर्ड का पकड़ लिया, जैसे यहां पर लीड है, उसका प्लम्बम होता है, जिसको हम PB से लिखते हैं, तो इसका होता है प्लम्बम, ठीक है। अब देखिए इसका P और ये B पकड़ लिया है, तो ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे मरकरी का होता है क्या होता है, हाइड्रागाइरम होता है, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं Hg से, मरकरी, जैसे वहां पर लिखा है, तो मरकरी का Hg होता है हाइड्रागाइरम, ठीक है। देखिए इसका पहला और यहां पर ये वाला लेटर पकड़ लिया गया है, पहला और ये वाला, ठीक है। पोटासियम का होता है केलियम, पोटासियम का होता है केलियम, इसीलिए इसको के से लिखते हैं केलियम, KALIUM, केलियम, ठीक है। उसी तरह से हमारा टंगस्टन का होता है W, वॉल्फ्रम इसका होता है नाम, लैटिन है वॉल्फ्रम, ठीक है। अब यहां पर देखिए W इसका पकड़ लिया। जैसे सोडियम है हमारा, सोडियम छूट गया भैया, सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम का होता है नेट्रियम, इसीलिए इसका Na लिखा गया है, नेट्रियम, ठीक है। तो ये हमारा लैटिन नेम है, उसके हिसाब से इसका सिंबल बनाया गया है एलिमेंट का। इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लोगे तो आपका काम निकल जाएगा। तो आप इसे प्लीज नोट कर ले जल्दी से, फटाक से, फटाफट नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड तक किए हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, और उसके बाद हम डिटेल में ये चैप्टर को लेते चलेंगे, ठीक है। और जब ये चैप्टर, यानी जब हमारा मैटर कंप्लीट हो जाएगा, अभी 2 लेक्चर और होगा, उसके बाद पूरा कंप्लीट, पूरा इसको खत्म कर देंगे हम लोग पूरी तरह से। और उसके बाद हम लोग जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे देखेंगे, चाहे SSC में, रेलवे में, RPF में, LP में, या कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जामिनेशन, उसमें अगर जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आए वो सब डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह का कंटेंट इस चैनल पर अपलोड होते रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।